ये मैंने ओपी करा था ना, इसमें लिखा था। बढ़िया। कहाँ तक क्वेश्चन करवा दिया था देखा आप लोग? क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था, है ना? फिर से करते हैं। घर पे ट्राई करा था उसको? बेटा बैग उतारो, आप बैग उतारो। और अभी जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? What would a system of coordinates be like if we did not have? ये करवा तो दिया था फिफ्थ वाला भी। कि अगर नेगेटिव नंबर ना हो तो क्या आप उसको 2D प्लेन में दिखा सकते हो? हम दिखा सकते हैं, है ना? 2D प्लेन में कैसा बनेगा? एक एक्स एक्सिस, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगी वहां पर। तो हाँ, हमने शो करते हो गया था। 6th वाला है कि आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है एम। एम पॉइंट कितना है हमारा? -3 और -4। फिर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया ए। ए पॉइंट हमारा क्या है? 0 0। फिर तीसरा पॉइंट हमने लिया है जी। जी हमारा क्या है? 6 और 8। अब क्या कह रहा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है? और फिर हमको एक मेथड भी बताना है टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड रनिंग द पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं। उसके बाद हमको एक दूसरा मेथड निकालना है कि बिना ग्राफ बनाए हम इस चीज को कैसे चेक कर सकते हैं। बेटा साथ में नहीं बैठना, सब सिंगल सिंगल बैठो। क्वेश्चन आ गया समझ में क्या है? तो पहले तो मैं चेक करेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, और फिर बिना ग्राफ बनाए हुए हम इसको कैसे पता करेंगे। ग्राफ बना करके देखते हैं। आ जाओ बेटा, आप लोग भी ये ग्राफ अपने इस पे प्लॉट करो। ये वाला ग्राफ आप लोग अपने कॉपी पे प्लॉट करो फटाफट। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में करो। मर्जी है आप लोगों की, मैं 2 का ले रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं है।
बन गया। देखो मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें तो दिख रहा है कि हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड दिखाने का कि स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हमसे क्या पूछा है कि कोई एक और ऐसा मेथड बताओ जिससे तुम इसको बिना स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट किए हुए, ग्राफ पे प्लॉट किए हुए ये बता सकते हो कि स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो मान लो मेरे पास एक लाइन, ऐसा मान के चलते हैं एक मिनट के लिए कि मेरे पास एक लाइन है और उस लाइन पे मैंने पॉइंट लिया है M, एक पॉइंट लिया है A और एक पॉइंट मैंने क्या लिया है G। ठीक है, M पॉइंट मेरे पास क्या है -3 और -4, A पॉइंट मेरे पास क्या है 0 0 और G पॉइंट मेरे पास क्या है 6 और 8। ठीक है, अब अगर मैं MA का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, AG का डिस्टेंस निकालूं अलग अलग और उन दोनों को ऐड करो और वो किसके इक्वल आ जाए, MG के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। देखो ये लाइन 3 पॉइंट मैंने डाला तो लाइन कितने पार्ट डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इन दोनों पार्ट का मैं अलग अलग डिस्टेंस निकाल के अगर ऐड करता हूं और वो किसके इक्वल आ जाता है, पूरे लाइन के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि तीनों पॉइंट एक सेम लाइन पे थे। दोबारा पूछ रहा हूँ, मैं MA निकाल लेता हूँ पहले क्या है, फिर मैं AG निकाल लेता हूँ क्या है, फिर MA और AG को ऐड कर देता हूँ और वो इक्वल आ जाए किसके, MG के इक्वल आ जाए, तो क्या फिर मैं बोल सकता हूँ कि तीनों पॉइंट एक सेम लाइन पर ही लाई करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आया क्या बोला मैंने। चलो निकालते हैं, बताओ हम MA कैसे निकालेंगे, MA का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। कल फॉर्मूला पढ़ा है हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का, क्या पढ़ा था हमने, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत समझ में। देखो 0 माइनस -3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो +3 बन जाएगा। 0 माइनस -4 करेंगे तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 और टोटल की वैल्यू हो जाएगी √25 एंड विच इज इक्वल टू 5। तो MA तो आ गया हमारा। ठीक है, अब निकाल लो AG। AG देखो कितना आएगा हमारा, पता जल्दी से, 6 माइनस 0 इज 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 इज 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 100 और 100 का रूट क्या हो जाएगा 10। हमारा AG कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। अब हम निकालते हैं MG, दूसरे पेज पे कर देते हैं। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं MG। अब देखो MG की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, MG की तो क्या लेंगे, 6 माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा 6 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी 8 माइनस -4, 8 माइनस -4 का, तो अब देखो क्या आएगा हमारा 6, ये क्या बन जाएगा 9 का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। इन दोनों ऐड करो, देखो क्या आंसर आएगा, 4 + 1 = 5, 8 4 12, 1 कैरी 2 2 5, आंसर आ जाएगा 15। तो देखो मेरा MG का वैल्यू क्या आ गया 15। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू हमने निकाली थी MA की 5 और AG की निकाली थी हमने 10। तो अगर मैं MA और AG को ऐड कर दूं तो किसके इक्वल आ रहा है, MG के इक्वल आ रहा है, बोलो आ रहा है MG के इक्वल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो तीनों पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन पर लेकर चलते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। समझ में आ गया इस क्वेश्चन में हमको क्या करना, नहीं आया समझ में। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या करना था, हमको 3 पॉइंट दे रखे थे, पहले वो बोला कि ग्राफ पर प्लॉट करके देखो कि क्या वो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे, तीनों पॉइंट नहीं आ रहे, तो हमने ग्राफ पर प्लॉट करके देखा आ रहे थे। क्वेश्चन आगे आता है कि अब कोई ऐसा मेथड बताओ कि बिना ग्राफ पर प्लॉट किए हुए तुम इसको बता सकते हो कि स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। तो मेथड क्या था हमारे पास, अगर ये तीनों पॉइंट एक सेम लाइन पर है, ठीक है, तो इन दोनों इस देखो इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस पूरे के डिस्टेंस के इक्वल होगा। कल हम डिस्टेंस, अच्छा तुमने कल की क्लास में लेना वीडियो देखी होगी, बहुत बढ़िया बेटा,
कल मैंने बोला भी था क्लास में देख के आने के लिए। कैसे समझ में आएगा फिर तुम्हें? तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा ना फॉर्मूला। खैर अब देखो मैंने यहाँ पे एक और चीज करवाना चाह रहा हूँ तुमको। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या इस लाइन के मिड में आ रहा है? क्या मिड पॉइंट है इसका? नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं एक लाइन बना लेता हूँ, उस पर ऐसे 3 पॉइंट डाल देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि ये तो मिडल पॉइंट है, ठीक है, ये जो मिड में पॉइंट है क्या इस लाइन के मिडल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे पता है? सिंपल तरीका है। क्या एम ए की वैल्यू और ए जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए उसमें हमारे? सेम। देखो ना, अगर मान लो, आगे चलते हैं, मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये लाइन है ए बी और मैंने इसके बीच में एक पॉइंट प्लॉट कर दिया सी। अब मेरे को ये जानना है कि क्या सी इसके मिड में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सी इसके मिड में आएगा तो ए सी और सी बी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं ए सी और सी बी की वैल्यू निकालूंगा और दोनों सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ सी इसका मिड पॉइंट है। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा इस बुक में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि कोई पॉइंट एक लाइन का मिड पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आज हम सीखेंगे। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं आगे? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ओरिजिन को यूज करना है, क्या एक वर्टेक्स यूज करना है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। आपको वर्टेक्स मालूम है ना, तो वो क्या होता है। ऐसे मान लो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया, ये जो दो लाइन इस पॉइंट पे मिलता है, ये वाले पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ऐसे ये भी एक क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, और ये भी एक क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। ऐसे ही कह रहा है कि इनमें से एक वर्टेक्स तुम्हें कहाँ पे मान लेना है, ओरिजिन पे मान लेना है, और फिर आपको क्या करना है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तो ट्रायंगल दो साइड से इक्वल एंगल में। वेरी गुड। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल भी बनता हो और दो साइड सेम भी हो, ठीक है। तो पहले ना इसको हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर देखो मुझे यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, तो ट्रायंगल कैसे बना सकता हूं मैं अगर इधर की लेंथ लूंगा तो यहां तक मुझे 2 लेना पड़ेगा, और फिर नीचे भी मेरे को यहां तक सेम लेंथ लेनी पड़ेगी। मान लो मैं एक पॉइंट ये लेता हूं 2 और एक ये वाला पॉइंट लेता हूं 2, और इन दोनों को ऐसा करके मीटर देता हूं, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया हमारा O, ये हो गया A और ये हो गया B। अब मुझे बताओ क्या OAB एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। जहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ओरिजिन, ठीक है, ये भी साइड कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये वाली साइड भी कितनी हो गई, 2 यूनिट की हो गई। तो बन गया ये हमारा एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? दूसरा नहीं आया मुझे। दूसरे में क्या कह रहा है, an isosceles triangle with one vertex in quadrant number 3 and the other in quadrant number 4. Okay. अब हमें एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स कहां पर हो, क्वाड्रेंट नंबर 3 में हो, और एक वर्टेक्स कहां पर, क्वाड्रेंट नंबर 4 में हो। ओके,
अगर मैं यहां से ना देखो, अगर मैं यहां से डायरेक्टली एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं इस सीन में, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं डायरेक्टली, तो हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा है वो हो गया नहीं हो गया? देखो एक वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, 3 में आ रहा है, एक 4 में था, ठीक है, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, बताओ मेरे को। देखो ये तो मैंने एक बना लिया था ट्राइंगल ऐसा जो आइसोसेलेस भी था, राइट एंगल भी था। फिर मेरे को क्वेश्चन क्या आता है कि तुम एक और ऐसा ट्राइंगल बना करके दिखाओ मेरे को जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, लेकिन उसका एक पार्ट कहां पे जा रहा हो, क्वाड्रेंट नंबर 3 में जा रहा हूं, एक पार्ट कहां पे जा रहा हूं, क्वाड्रेंट नंबर 4 में जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा कि यहां से एक लाइन लेकर इसको मीट कर दिया। तो देखो एक साइड जा रहा है क्वाड्रेंट नंबर 3 में और एक साइड जा रहा है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, है ना। और ये जो मेरा ट्राइंगल बना के आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा, बताओ। कैसे प्रूव करोगे इसको कि आइसोसेलेस ट्राइंगल? मुझे सोचो इसको ना, पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। इसमें कहा था कि ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, ये पॉइंट ले लिया क्यूब। तो अगर मुझे सर टाइम दिख रहा अगर मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है, दिक्कत है क्या सबको? सब लगे होगा। मुझे बताओ वर्टेक्स को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या करोगे? मुझे क्यूबी और एबी की क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी। और क्यूबी और एबी की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। निकाल सकते हो क्यूबी और एबी की लेंथ? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें एक वर्टेक्स ले, बताओ भाई क्यूबी और एबी की लेंथ निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं हमारे पास, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, या फिर देखो यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और हमको ये वाली वैल्यू पता है कितनी, 2। ये वाली वैल्यू पता है हमें कितनी, 2। तो अगर ये 2 है और ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, बिना सॉल्व किए बताओ क्या आएगा। क्या? अगर ये वाली वैल्यू भी 2 है, ये वाली वैल्यू भी 2 है, तो ये बिना सॉल्व किए बताओ क्या आंसर आएगा, रूट एट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू भी 2 है और ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा बिना सॉल्व किए, रूट 8। तब देखो क्यू बी और ए बी इन दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। क्या मैं बोल सकता हूं कि क्यू ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? जादू से निकाला बेटा, जादू से निकाला। पाइथागोरस थ्योरम लगा बेटा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम भूल गए क्या? ठीक है, अब बोल सकते हैं यहाँ पर क्यू ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन आ गया समझ? पता नहीं मतलब, अगर कोई भी डाउट है यहाँ पे तो बताओ मुझे। ये रूट एट कैसे है? ये देखो बेटा क्यू ओ बी, ट्राइंगल क्यू ओ बी को देखो, सर पाइथागोरस थ्योरम में तो एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल क्यू ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है? और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा क्यू बी हाइपोटेनियस। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, क्यू बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्यू ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यही होगा ना। क्यू बी हमें नहीं पता, क्यू ओ कितना पता है, 2। क्यू बी कितना पता है हमें, 2। 2 का स्क्वायर 4, और ये है ओ बी का स्क्वायर, क्यू बी का स्क्वायर, 4 + 4 = 8। और यहां से क्यू बी से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलर तरीके से यहां भी निकाल लोगे, सेम फॉर्मूला लगा करके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। कोई टेबल बनी हुई है आगे, ये टेबल, ये देखो बेटा ये टेबल बना हुआ, इस टेबल में 3 पॉइंट दे रखे हैं एस एम और टी, ठीक है।
तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है कि इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो। रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो ना, इसी क्वेश्चन से हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बड़े ध्यान से देखना इसको। मैं यहाँ पे तीनों पॉइंट लिख देता हूँ, एस, एम और टी। पहले वाले में देखो एस क्या है हमारा -3 और 0, एम क्या है हमारा 0 0 और टी क्या है हमारे पास 3 0। तो अगर मुझको ये प्रूव करना है, हाँ ले अटेंडेंस लगवा। अब देखो ये है हमारी लाइन, लाइन पे हमने 3 पॉइंट ले लिए, पॉइंट एस, पॉइंट एम और पॉइंट टी। एस के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, एम के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, टी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। अब मुझे क्या निकालना है कि एम इसका मिड पॉइंट है कि नहीं। अभी मैंने पीछे बताया कि ये कैसे पता करोगे, अगर एस एम की लेंथ इसके इक्वल हो जाए, टी एम के इक्वल हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एम जो है इसका मिड पॉइंट होगा, बोल सकते हैं सर। तो पहले हम निकाल लेते हैं एस एम की लेंथ निकालते हैं। अब देखो प्रियांशी, मैं समझा रहा हूँ ये फॉर्मूला क्या होगा। जैसे देखो एस एम की मुझे लेंथ निकालनी है, तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या -3 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 और y1, ठीक है। और m के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेंगे, x2 और y2। और s और m के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। मुझे तो लग रहा है थोड़ा रुक के चल रहा है, नहीं आप लोगों को लग रहा है क्या सर? तो एस एम की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगी एस एम की वैल्यू। 0 माइनस -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये +3 का स्क्वायर होगा, और 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, +0 का स्क्वायर। तो इसका आंसर सीधा क्या आ गया, √9 विच इज इक्वल टू क्या होगा 3। ठीक है, 9 का √3 होता है। अब निकालते हैं टीएम। अब टीएम में बताओ क्या होगा, x2 क्या है यहाँ पे 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 3। तो अब देखो यहाँ हमें समझ में आ गया कि इस वाले फॉर्मूले से कि एस एम और टी एम दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। यहाँ पर एस एम और टी एम एक दूसरे के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, यस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, बोल सकते हैं यहाँ पर। इसमें से 4 क्वेश्चन। चलो सेकंड वाला करके देखो अपनी कॉपी में फटाफट, जो है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट। मतलब कह रहा है कि इसमें जो तुमने कनेक्शन फाइंड किया है ना, कनेक्शन क्या फाइंड किया हमने इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कह रहा है कि उसी कनेक्शन को यूज करके तुम्हें क्या निकालना है, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है। बी गिवन दैट M7 1 is the midpoint of A and B. ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि ये एक लाइन बना दिया हमने, जो लाइन है हमारा कौन सा, ए बी हमारी लाइन है, और बीच में पॉइंट है M, ठीक है। और क्वेश्चन लिख के दे रहा है तुम्हें कि M जो है वो क्या है, ऐसा मिड पॉइंट है। M-7 1 क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर, -7 और 1। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमको, 3 और -4। और हमें B के कोऑर्डिनेट निकालें। B के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानोगे, x2 और y2, x2 और y2 यही मानेंगे। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर वो मिड पॉइंट दे रखा है तो, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो मिड पॉइंट की पहली वैल्यू क्या है तुम्हारी, -7। -7 किसके इक्वल आएगा,
ये जो वैल्यू है -7 ये किसके इक्वल आएगा? x2 प्लस x1 अपॉन में 2 इसके इक्वल आएगा ना। अभी पीछे हमने फॉर्मूले से यही पढ़ा था। और इसकी दूसरी वैल्यू क्या है? 1। इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। 1 किसके इक्वल आएगा? y2 प्लस y1 अपॉन में 2 यही आएगा। इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करेंगे 2 यहाँ पे कैसे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से इक्वल टू, यहाँ पर हमें x2 की वैल्यू नहीं पता और x1 की वैल्यू हमको क्या पता है यहाँ पर? 3। अब ये 3 आके से क्या हो जाएगा? -14 और -3 क्या बन गया? -17। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी? -17। अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू निकाल लो। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया? 2। y2 की वैल्यू हमें नहीं पता, y1 की वैल्यू हमें क्या मालूम है? -4। ठीक है ना? -4 इधर आके क्या बन जाएगा? +4। और y2 की वैल्यू हमारी क्या है? 6। तो देखो क्या हमें b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए? b के कोऑर्डिनेट्स में क्या मिला? पहला वैल्यू मेरे को -17 और दूसरा मिला हमको 6। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, हम एक लाइन बना लेते हैं पहले ए बी। ठीक है, और ए बी पर 2 पॉइंट है, एक है पी और एक है क्यू। ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब देखो पॉइंट पी और क्यू ने ए बी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बन गया एपी, एक बन गया पी क्यू और एक बन गया क्यू बी। 3 पार्ट बन गए इस लाइन के, ऐसे कौन बोलते हैं? ट्राइसेक्शन। समझ में आ गया मेरी बात? ओके। अब आगे क्या कहता है कि विथ पी क्लोजर टू ए। ठीक है, हमने वही पी को ए के पास लिया है और क्यू को बी के पास लिया। वही क्या हमने using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4 7 and B 16 -2. A हमें क्या रखा है? 4 7 and B हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? 16 -2। ठीक है बेटा, अब तुम्हें कह रहा है कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। ए और बी में दे दिया, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड लिखा हुआ आता है ना ट्राइसेक्शन, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करता, बल्कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि एपी जो है वो किसके इक्वल होगा? पी क्यू के इक्वल होगा। और पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी क्यू के इक्वल होगा। ट्राइसेक्शन का ये मतलब है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, मतलब तीनों पार्ट एक दूसरे के यहाँ पर क्या है? इक्वल है। अब बड़े ध्यान से देखना यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं इतने पार्ट को, ये पूरे पार्ट को रेशियो में डिवाइड करूं, तो आपको नहीं लगता कि ये 1:1:1 में डिवाइड हो जाएगा ये तीनों? क्योंकि तीनों इक्वल है, तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 1 और 1। बेटा अब ना लिखो मत, कोई भी ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर ये तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 1 1 हो जाएगा। और अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ एक क्यू को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? सिर्फ एक क्यू को देख रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ एक क्यू को देख रहा हूं तो क्या पी मेरा मिड पॉइंट होगा इस हिसाब से यहाँ पर? क्योंकि जब मैंने तीनों का रेशियो निकाला तो तीनों का रेशियो क्या आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है। सिर्फ ए पी एक क्यू को मैं देखूंगा तो ए पी का भी रेशियो 1 है और पी क्यू का भी रेशियो 1 है। दोनों का रेशियो 1 कब आएगा? जब दोनों की लेंथ इक्वल हो। दोनों की लेंथ इक्वल हो, और अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है तो पी क्या बन गया यहाँ पर? मिड पॉइंट बन जाएगा। बोल सकते हैं ऐसा? तो देख, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूं इन लाइन सेगमेंट ए क्यू पी इज द मिड पॉइंट, लिख सकते हैं ऐसा? बोलो। मैं इस मिड पॉइंट को एक्स और वाई मान लेता हूं। ठीक है, और क्यू को क्या मान ले? x1 y1 मान लेते हैं इसको। ठीक है,
अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर? मुझे सबसे पहले इस x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? x की। तो मुझे बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी अगर मैं सिर्फ लाइन ले रहा हूं a और q। बताओ x की वैल्यू क्या होगी यहां से? x1 प्लस, बोलो। अरे बेटा, अगर मैंने लाइन ए क्यू लिया है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? x2 प्लस x1। तो यहाँ पे x2 की जगह हमने क्या लिखा हुआ है? x1 लिखा हुआ है। और ये वाली जगह पे क्या है आपकी? x1 की जगह पे क्या है? 4। तो ये क्या होगा? x1 प्लस 4 अपॉन 2। मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर फिर आपने ये फॉर्मूला क्या पढ़ा है यहाँ पे मिड पॉइंट? देखो, अगर मेरा ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, ठीक है, और मैं इस पॉइंट को मानता हूं x और y, तो ये x की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं मैं इस वाले पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं? x2 जो ये वाला पॉइंट है उसको ऐड किया इसमें, x1 वाले पॉइंट में और डिवाइड किया किससे? 2 से। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ? लाइन a और q को देखो बेटा, तो यहाँ देख लो, ये लाइन a और q को देखो, ये भी इसका क्या है? मिड पॉइंट है। फिर P के मिड पॉइंट में मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या ले रखे हैं? x और y। इस x की मुझे वैल्यू निकालने पे कैसे निकलेगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकलेगा ना। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है? x1 है और यहाँ पर क्या है? 4। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। समझ में आ गया मेरी बात? अब देखो ये यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2x इज इक्वल टू x1 प्लस 4। इसको इतना ही लिख के छोड़ दो, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ले। अब निकालो y की वैल्यू, देखो क्या आ जाएगी? ये रहा, इस y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी यहां से? देखो y1 की जगह पे क्या है? y1 ही है। और यहाँ पर क्या है? 7। और ये डिवाइड कितने होगा? 2 से। तो ये क्या आ गया? क्या बोलो, क्या कह रहे हो? 2y is equal इज इक्वल टू y1 प्लस 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ठीक है, अब लाइन PB को देखो, लाइन P और लाइन B, ये लाइन को देखो, तो क्या बोल सकते हो? Q इसका मिड पॉइंट होगा, बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लो, इन लाइन PB Q इज द मिड पॉइंट। और अगर Q मिड पॉइंट है तो देखो मिड पॉइंट के यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स क्या ले रखे हैं? पहला लिया x1, जब आप x1 की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा? 16 प्लस x अपॉन 2, यही आएगा। 2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 16 प्लस x। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब y1 निकालो, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? -2 प्लस y अपॉन 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 2y1 इज इक्वल टू में -2 प्लस y। इक्वेशन नंबर ये आपका बन गया 4। इतना समझ में आया अंशिका? इतना आगे समझ में? अब देखो यहाँ पर ना, इन सभी इक्वेशन में आपको कौन सी वैल्यू सेम दिख रही है? देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है? हमारा x है। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी हमारा क्या है? y है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को ऐड कर दूं तो हमारा क्या निकलेगा? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को ऐड कर दूं एक साथ, तो देखो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? 2x इज इक्वल टू x1 प्लस 4। ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा।
हम एक काम करते हैं, यहां से ना x1 की वैल्यू निकालने के बाद अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x1 प्लस 4 इज इक्वल टू में क्या हो गया, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4x1 माइनस 32। अब ये x1 को इधर लेके आते हैं, तो x1 ये 4x1 इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस 4x1, यहाँ पे बचा माइनस 32, और ये 4 इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 4। x1 में से 4x1 माइनस करोगे तो माइनस का 3x1 बचेगा, और माइनस 32 माइनस में 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया। x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 36 अपॉन में 3, काट दो इसको, तो x1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 12। देखो x1 मैंने q का कोऑर्डिनेट माना हुआ था, तो q का एक कोऑर्डिनेट तो आ गया मेरे पास 12। अब अगर मैं इस x1 की वैल्यू कहां पे पुट कर दूं, इनमें से कहीं पे पुट करें, नहीं अभी कहीं पर नहीं हो रहा। अब देखो, अब ना अपने इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इस वाले पॉइंट को यहां से मिटा दे रहा हूं, इसको मैंने मिटा दिया यहां से, और मैंने इसको ले लिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। और जब मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो देखो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2y1 प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी y की। यहां से मैंने क्या करा, इस -2 को यहां पर भेज दिया 2y1 के पास। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां पर भी हमने y की वैल्यू निकाली और यहां पर भी हमने y की वैल्यू निकाली है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 4 को। टू और 4 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू y1 प्लस 7 अपॉन में 2 किसके इक्वल हो जाएगी, क्या था यहाँ पर देखो, हाँ क्या 2y1 प्लस 2, 2y1 प्लस 2, ये 2 यहाँ पे जाके से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y1 प्लस में 7 इज इक्वल टू 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4y1 प्लस 4। ठीक है, y1 इधर आ जाएगा, y1 माइनस ये क्या हो गया 4y1 इक्वल टू ये क्या बन गया 4 माइनस 7। y1 में से 4 माइनस बन जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 3y1 इक्वल टू में माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, और y की 1 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, x1 की वैल्यू आई थी 12 और y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आई है ना, 3 1 आई है, 1 अरे 1 आएगी, सॉरी 1। तो देखो ये x1 और y1 किसके कोऑर्डिनेट्स थे, q के, तो मेरे को q का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया यहां से, x1 की वैल्यू कितनी मिली थी 12 थी ना, 12 और अब अगर मेरे को ये q की वैल्यू मिल गई है तो क्या p की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं, हमें x और y निकालना है। देखो इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू रख दो, x आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और इस वाले इक्वेशन में कहा गया y कहाँ पे था, ये रहा, इस वाले इक्वेशन y1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, चलो 8 और 4 सॉल्व कर लेते हैं इसको। Put the value of x1 and y1 in equation number 1 and 2 respectively.
इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? x1 प्लस 4 अपॉन में सर 2, x1 की जगह पर x1 प्लस 4 अपॉन में 2, सर x इक्वल टू x1 की जगह पे क्या लो l प्लस 4 अपॉन में 2, x इक्वल टू में क्या आ गया 16 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? क्वेश्चन इतना बड़ा ही है। अब आया है तो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। y1 प्लस 7 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू में था y1 प्लस 7 अपॉन 2, सर 4 आएगा y1 है 1 प्लस 7 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू में आ गया 8 अपॉन 2, y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4। तो देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया किसका? p का कोऑर्डिनेट आ गया। p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा 8 और काफी लंबा क्वेश्चन था। देखो मैं ना फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या करा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि लाइन है AB, उस पे दो पॉइंटर P और Q, P वाला पॉइंट A के पास है, Q वाला पॉइंट B के पास है, और PQ लाइन AB को क्या ट्राइसेक्ट किया है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमने देख लिया कि अगर ये लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो P जो है वो AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा और Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? PB का मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर हमने P के कोऑर्डिनेट ले लिए, Q के कोऑर्डिनेट ले लिए और सिर्फ उसका हमने क्या करा है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके सॉल्व किया। उतारो इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी उतारो।